हेलो दोस्तों, जीएस गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो साइंस जो मेरा कंप्लीट हो गया था क्लास 7 का, उसका मैंने एमसीक्यू पिछले क्लास में करने कराया था। चैप्टर 1 और 2 का एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिया था और चैप्टर 3 और 4 का एमसीक्यू मैं लेकर आज आपके सामने आया हूँ। प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है और वो ये है कि ऊन प्राप्त होती है, किन चीज़ों से ऊन प्राप्त होती है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया, ऑप्शन दिया हुआ है कि भेड़ से, बकरी से, ऊँट से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने जब क्लास कराया था एनसीईआरटी का तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि भेड़, बकरी और ऊँट तीनों से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेशम का तंतु प्राप्त होता है। रेशम का तंतु किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो सबसे पहले रेशम का जो तंतु होता है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है और रेशम कीट में कोकून जो होता है उस कोकून से रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है रेशम कीट के कोकून से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जूट का तंतु प्राप्त होता है। जूट जो होता है वो जूट का तंतु कैसे प्राप्त होता है? देखिए, जूट का रस्सी होता है, जूट से बोरा बनाया जाता है, जूट से रस्सी रस्सी बनाई जाती है। तो जूट जो होता है इसका तंतु होता है वो तने के छिलके से प्राप्त किया जाता है। तने के छिलके से, जो जूट का जो तना होता है उसके छिलके से जूट का तंतु प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में जूट की प्रमुख खेती होती है। जूट जो होता है उसकी प्रमुख खेती कहाँ कहाँ होती है? तो बिहार में होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है और पंजाब में भी होती है जूट की खेती। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। जूट के क्षेत्र में जो है भारत में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट की प्रमुख खेती पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि भेड़ से ऊन निकालने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। सबसे पहले जैसे कि भेड़ है, ठीक है। अब भेड़ से जो है हमको ऊन निकालना है, तो ऊन निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं शेयरिंग, कतरन। ध्यान रखिएगा, ऊन जो है इससे निकाला जाता है, कतरन। ठीक है, उसके बाद इस ऊन को जो है ना धोया जाता है, उसको स्कोरिंग कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ये फिलहाल अभी ये समझिए कि भेड़ से जो ऊन निकालने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं और वो कैथरन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं शेयरिंग। अगला क्वेश्चन आता है, ऊन को साबुन और रसायनों से धोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, मैंने बताया था कि जब ऊन को निकाल लेते हैं तो उसको फिर साबुन और रसायनों से धोया जाता है। धोया क्यों जाता है? उसकी गंदगी को हटाई जाती है, बैक्टीरिया जो है, हानिकारक बैक्टीरिया, उसको नष्ट किया जाता है और वो ऊन जो है वो मुलायम हो जाता है, इसलिए उसको धोया जाता है। और ये धोने की जो प्रक्रिया है इसको स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊन को निकालने की प्रक्रिया को शेयरिंग, शेयरिंग कतरन, और ऊन को साबुन और रसायनों से धोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, अब धो दिए तो ऊन की रेशा को आप सीधा करेंगे और सीधा करके जब अलग करेंगे, ऊन की रेशा को जब सीधा कर करके अलग करेंगे तो इसको कहेंगे कार्डिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्डिंग। याद रखिएगा, सबसे पहले शेयरिंग, कतरन, उसके बाद स्कोरिंग, धोने की प्रक्रिया हो गई, और उसके बाद जो है ना सीधा करके रेशा को रखा जाएंगे तो इसको बोलते हैं कार्डिंग। अगला क्वेश्चन ये है कि रेशम कीट का जीवन चक्र शुरू होता है। जीवन चक्र जो होता है रेशम कीट जो होता है उसका जीवन चक्र शुरू कब से होता है? अंडे से होता है, लार्वा से होता है या प्यूपा से होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जीवन चक्र जो है वो अंडे से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि कोकून बनाने में कौन भाग लेता है? कोकून जो है, कोकून मैंने बताया था कि रेशम के कीट से कोकून प्राप्त किया, तो कोकून से ही इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यह कोकून जैसे बनाने में कौन भाग लेता है? तो ये बनता है लार्वा से। ठीक है, लार्वा जो होती है उससे बनता है। अगला क्वेश्चन ये है कि रेशम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए, मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि सबसे पहले कतरन होगा, कतरन, शेयरिंग। ये कहाँ से? भेड़ से पहले कतरन काम करेंगे। दूसरा दूसरा क्या करेंगे? स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग में क्या करेगा? धोया जाएगा, धोने वाला काम होगा। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे? कार्डिंग करेंगे। कार्डिंग क्या करेंगे? रेशा को सीधा कर करके अलग करेंगे, सीधा करना। ठीक है, और चौथा जो प्रोसेस होगा वो रेलिंग होता है, इसमें से रेशम निकालने का प्रक्रिया। ये रेलिंग, ये चार प्रोसेस जो है ना होते हैं।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कतरन, स्कोरिंग, कार्डिंग और रीलिंग, ये 4 प्रक्रिया जो है होती है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो अभी कह रहा है कि रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहा जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। अगला है कि भेड़ को ठंडी जगहों पर पाला जाता है। क्यों? क्यों भेड़ को ठंडी जगहों पर पाला जाता है? क्योंकि इससे अधिक ऊन मिलती है, बिल्कुल सही बात है। मोटी ऊन भी मिलती है, ये भी सही बात है। उन्हें गर्म रखने के लिए, हाँ ये भी सही बात है। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में ऊन उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत में ऊन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? जम्मू कश्मीर में ऊन उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में भी ऊन उत्पादक राज्य है। राजस्थान में थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा नहीं भी होता है। तो सटीक आंसर आपका 2 आंसर ए और बी, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये है कि तसर जो है, तसर तसर जो है, ये तसर एक प्रकार का रेशम है और ये प्राप्त किया जाता है किससे, तो वन रेशम कीट से यह प्राप्त किया जाता है। तसर रेशम जो है वन रेशम कीट से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि रेशम के लिए प्रयोग होने वाला कीट का नाम क्या? देखिए इस कीट का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, इसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहेगा कि उन्हें क्या लिखा था। बॉम्बिक्स मोरी, ये रेशम कीट है और यही रेशम कीट से जो है ना वो उनके अंदर रेशम पैदा होता है और फिर उस रेशम को निकाल लेते हैं। तो रेशम के लिए प्रयोग होने वाले जो कीट है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। अगला क्वेश्चन ये है कि कपास के रेशे जो है वो पाए जाते हैं। कपास के रेशे, कपास पौधे से निकलता है और उसके रेशे जो पाए जाते हैं वो बीज के आवरण पर पाए जाते हैं। ठीक है, वो बीज होता है और उसके आवरण पर ही कपास के रेशे पाए जाते हैं, जिसको निकाला जाता है। जब गिरते हैं नीचे तो उसको निकाला जाता है। अगला होता है कताई। कताई का अर्थ क्या है? देखिए देखिए, कताई का अर्थ होता है जो रेशा हमारे पास पड़ा था उससे जब धागा बनाया जाता है, धागा मैंने रीलिंग करके रेशा निकाल दिया, अब उस जब रेशिंग से धागा बनाएंगे तो रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि बुनाई में धागों को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? जब बुनाई होता है, याद रखिए, जब स्वेटर बुना जाता है तो इस तरह का जाल बनाया जाता है, तभी जाकर स्वेटर बुना जाता है। कोई भी चीज बुनिएगा तो जब बुनाई की प्रक्रिया होती है तो उसमें धागों को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें ताना भी जाता है और बाना भी जाता है। ताना का मतलब होता है एक तरफ से ताना, बाना का मतलब उसको जाल तरह का बनाना होता है। ठीक है, तो ताना और बाना ये दोनों साथ में होता है, तब जाके बुनाई की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि रीलिंग की प्रक्रिया होती है। मैंने बताया था कि चौथी जो प्रक्रिया है वो रीलिंग की है। पहला प्रक्रिया फिर से मैं ध्यान देता हूँ, बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। ये पहली प्रक्रिया जो होती है वो कतरन होती है, जिसको शीयरिंग कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है स्कोरिंग होती है, जिसको हम धोने की प्रक्रिया कहते हैं। इसे धोया जाता है ताकि चमकदार हो, ताकि उसके चमक को खत्म किया जाए, उसकी गंदगी को खत्म किया जाए, उसके बैक्टीरिया को मारा जाए, धागा को मुलायम बना जाए। इस तरह से स्कोरिंग होता है। तीसरी प्रक्रिया जो होती है वो कार्डिंग होती है। इससे क्या हो जाता है, रेशम को सीधा कर करके अलग किया जाता है। चौथी प्रक्रिया जो होती है उसको धागा उसमें से निकालने की प्रक्रिया, रेशम को रेशम के धागे से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। ठीक है, रीलिंग। तो रेशम के रीलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, रेशम के धागे के लिए होती है, धागा निकालते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा रेशा प्राकृतिक नहीं है, मतलब नेचुरल नहीं है। देखिए कपास तो नेचुरल रेशा है, पेड़ से होता है। ऊन भी नेचुरल रेशा है, भेड़ से होता है, ऊंट से होता है, बकरी से होता है। नायलॉन ये जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये आर्टिफिशियल रेशा है, इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पशुओं से मिलने वाले रेशे हैं। बताइए पशुओं से कौन कौन रेशा मिलता है? पशुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। रेशम प्राप्त होता है, पशुओं से मिलने वाले रेशम से प्राप्त होता है, जी प्राप्त होता है। तो ऊन और रेशम दोनों जो है वो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं, इसीलिए कपास नहीं, कपास तो वन से होते हैं। तो 2 ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पशुओं से मिलने वाले रेशे जो है वो डी आंसर, ऊपर से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किस रेशे का उत्पादन जो है कीट से होता है? ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने एक ही कीट के बारे में बताया, वो रेशम की कीट। ठीक है, तो रेशम की कीट से ही रेशम के रेशे का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऊन को गर्म पानी में धोने का क्या कारण है? देखिए मैंने अभी बताया था
कि जब स्कोरिंग करते हैं, स्कोरिंग का मतलब धोते हैं उसको, तो बैक्टीरिया हटाया जाता है, बिल्कुल सही। गंदगी हटाया जाता है, बिल्कुल सही। और रेशा को मुलायम बनाया जाता है, बिल्कुल सही। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन टिक मत मार दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये है कि रेशम कीट किस पत्ते पर पाले जाते हैं? तो ये मलबरी और शहतूत के पत्ते, याद रखिएगा, शहतूत के पत्ते पर ही रेशम के कीट पाले जाते हैं। जूट का उपयोग किया जाता है, जूट, मैंने बताया था जूट का उपयोग बोरा भी बनता है, जूट का बोरा देखे होंगे आप, जूट का रस्सी भी बनता है। कपड़ा मैं नहीं देखा हूँ, हालांकि बनता हो पता नहीं, लेकिन कम से कम 2 ऑप्शन आपके सही हो गए, इसलिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी ऑप्शन, ऊपर में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सिल्क रूट शब्द जुड़ा है, सिल्क रूट, याद रखिएगा, ये चाइना में एक रूट है जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, जिसे रेशम का व्यापार होता था, इसी सिल्क रूट कहा जाता है। रेशम के व्यापार से ये सब जुड़ा हुआ है, सिल्क रूट। तापमान नापने का यंत्र क्या है? तापमान नापते किससे है भैया? तो तापमान नापने का यंत्र जो है वो थर्मामीटर, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुदाब, वायुदाब मापते हैं बैरोमीटर से। एनोमीटर से क्या मापते हैं? वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, तो तापमान मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? थर्मामीटर, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण, तीनों पार्ट होता है। चालन जो का स्थानांतरण जो होता है ठोस में, जितने भी ठोस है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है चालन विधि के द्वारा। ठीक है, और द्रव तथा गैस, इस दोनों में होता है संवहन द्वारा। और विकिरण जो होता है ना, निर्वात में होता है, सूर्य के प्रकाश से रेडिएशन जो निकलता है उससे विकिरण का काम होता है। तो चालन ठोस में, ठोस में जैसे कि चम्मच पर जो है ना, हम अगर कोई चम्मच है और उस चम्मच पर जो है ना तेल लगते हैं या गर्म तेल लगते हैं, तो ये चम्मच जो है ना हीट हो जाती है। क्यों? ये ठोस था, चम्मच ठोस है, और ठोस में चालन के द्वारा होता है। संवहन का मतलब होता है पानी में, द्रव तथा गैस में, जैसे पानी को बॉयल करते हैं, नीचे का पानी जो है गर्म हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर गर्म होती है, पानी ऊपर उठती है, तो ऊपर के पानी को भी वो धीरे धीरे गर्म करता है। तो संवहन जो होता है द्रव तथा गैस में होता है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण कह रहा है किस प्रकार होता है? तीनों प्रकार होता है, चालन, संवहन, विकिरण, तीनों आंसर से, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऊपर में से एक। तांबा क्या है? देखिए, तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऊष्मा का कुचालक, कुचालक तो नहीं है, विकिरण का स्रोत है, नहीं नहीं नहीं, तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, तांबा को ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऊष्मा का स्थानांतरण, देखिए, तरल और गैस में प्रमुख रूप से होता है। मैंने अभी बताया तरल और गैस में किस रूप से होता है? संवहन। तरल और गैस में किस रूप से होगा? संवहन रूप से होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि समुद्री हवाएं क्यों चलती है? देखिए, समुद्री हवाएं तभी चलेगी जब गर्म हवाएं हो, और गर्म होगी तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, हाई प्रेशर के क्षेत्र वाली वायु जो है ना वहां पर तेजी से भागने की कोशिश करेगी, जिससे हवाएं चलती है। तो लो प्रेशर बनेगा तब तो होगा। लो प्रेशर कब बनेगा? जब वायु, सॉरी, जब पानी क्या हो जाएगा इसका? गर्म होगा। तो भूमि जल्दी गर्म होती है, ये भी हो सकता है। जल धीरे धीरे गर्म होता है, ये भी हो सकता है। तापांतर का मतलब टेम्परेचर चेंजिंग होता है, जैसे टेम्परेचर यहाँ टेम्परेचर क्या हो गया? लो प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर हाई प्रेशर, टेम्परेचर भी चेंज हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, समुद्री हवा इसलिए बहती है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि गर्मियों में काले कपड़े गर्म लगते हैं, क्यों? काला कपड़ा क्या करता है? काला कपड़ा जो है जितना भी रेडिएशन जो सूर्य से निकलता है उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के लिए गर्मियों में काले कपड़े हमें क्या लगते हैं? गर्म लगते हैं। उष्मा की एसआई मात्रक क्या है? उष्मा की एसआई मात्रक जूल होती है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पानी जो है गर्म करने पर, पानी गर्म करते हैं तो पहले कौन सा भाग गर्म होता है? याद रखिए, जब भी कोई पतीली पे हम लोग पानी गर्म करते हैं तो पहले कौन सा भाग गर्म होता है? पहले नीचे का भाग गर्म होता है, जाहिर सी बात है, पहले यहाँ का भाग गर्म होगा, गर्म होकर ये ऊपर उठेगा, फिर यहाँ से ठंडा पानी जो है ना फिर इधर से आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा, ऐसे ही करके प्रोसेस चलता रहता है। तो पानी गर्म करने पर पहले कौन सा भाग गर्म होता है? नीचे का भाग गर्म होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऊष्मा सीधे निर्वात में कैसे फैलती है? देखिए, मैंने बताया था कि निर्वात में ऊष्मा विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा फैलती है, सूर्य की विकिरण के द्वारा। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना है? देखिए, फ़ारेनहाइट में दिया मैंने, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हमको याद करवाए थे, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको आप ध्यान में
रखिएगा, यह मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चिकित्सक किस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, कौन सा थर्मामीटर उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला थर्मामीटर नहीं, लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर होता है उसका प्रास बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर बिल्कुल सही, यही आंसर हो जाएगा। अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर ऐसा नहीं है, तो ये बी आंसर आपका हो जाएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर, चिकित्सीय थर्मामापी। अगला क्वेश्चन ये कि थर्मामीटर में संकुचन भी होता है और प्रसार भी होता है, ये किस दिखाने वाला इस तरल का नाम बताइए। फैलता भी और सिकुड़ता है, तो बताइए थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड होता है? पारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कि ठंडी हवा चलने का क्या कारण है? देखिए ठंडी हवा चलती है, हवा क्या हो गई है? गैस हो गई। मैंने बताया था कि तरल और गैस में किसके कारण होगा? संवहन के कारण होगा कोई भी काम। सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो किसके कारण होती है? अभी मैंने बताया था रेडिएशन के कारण, विकिरण। सूर्य से हमें विकिरण जो रेडिएशन जब निकलता है तब हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि धूप में खड़े होने पर छतरी सफेद क्यों रखी जाती है? देखिए सफेद, व्हाइट क्यों रखा जाता है? क्योंकि व्हाइट जो होता है वो जितना भी रेडिएशन सनलाइट से आता है उसको क्या करता है? वो परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए सफेद रंग जो होता है ना विकिरण को परावर्तित करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ये है कि बर्फ पर ऊनी कपड़े पहनने का क्या कारण है? बर्फ पर जो ऊनी कपड़े पहनते हैं उसका क्या कारण है? तो ऊनी कपड़े हम क्यों पहनते हैं? ऑप्शन में है कि ऊन ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, ऊन ऊष्मा का चालक है, चालक तो हो नहीं सकता, ऊन नमी सोखता है, ये भी हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है कि ऊन ऊष्मा का अच्छा कुचालक। ऊन क्या करता है कि हमारे बॉडी से जो गर्मी निकलता है उसको बाहर नहीं जाने देता, उसको अंदर ही रोक कर रखता है, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होता है। गर्मी हमें बाहर के रेडिएशन से नहीं होता है, हमारे बॉडी के ही गर्मी से हमको गर्मी लगता है। बॉडी से जो भी रेडिएशन जो हीट निकलता है उसको ऊन बाहर नहीं निकलने देता, जिसके कारण जो है हमें। अगला क्वेश्चन ये है कि तरल पदार्थ में संवहन की धारा किस कारण बनती है? देखिए संवहन की धारा, संवहन कब होगा? बहेगी तरल लिक्विड में। तो सबसे पहले कह रहा घनत्व में अंतर हो सकता है। देखिए टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, टेम्परेचर में चेंजिंग कैसे? मैंने अभी दिया था एक पतीली वाला एग्जाम्पल दिया था। मान के चलिए यहाँ जो है ना गैस लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर पानी जो है ना हमारी गर्म हो रही है, बस इतना दूर बहुत हीट हो रहा है, यह पानी धीरे धीरे ऊपर उठेगी, ठीक है। बगल की जो ठंडी पानी है ये है ना फिर इधर आएगी, ये ऊपर जाएगी, फिर ये आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये आएगी, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है, तापमान में अंतर हो रहा है, हीट ज़्यादा दे रहे हैं। टेम्परेचर जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना पानी बॉयल होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस में इसको दे रहे हैं, पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो तापमान में भी अंतर हो रहा है, दाब में भी अंतर हो रहा है, प्रेशर दाब में भी। दाब कहाँ संबंध दो चीज में होता है, ये तो तरल है, गैस में होता है। तो गैस में क्या होता है? वायु दाब, वायु का प्रेशर बढ़ता है घटता है। तो तापमान में भी अंतर है, दाब में भी अंतर, और जब ताप और ताप दोनों में अंतर होगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी में भी चेंजिंग आ जाएगी, घनत्व में भी बदलाव आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तरल पदार्थ में संवहन की धारा किस कारण बनती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, सब अंतर होगा, ताप भी अंतर, ताप भी अंतर। अगला क्वेश्चन ये है कि विकिरण को रोकने का क्या उपाय? रेडिएशन जो सनलाइट से हमारे पास आ रही है, इसको ये हमारे पास ना पहुंचे इसके लिए क्या करते हैं कि सामने जो है एक चमकदार सतह लगा देते हैं, प्लेन सर्किल लगा देते हैं, जिससे सन की लाइट जो है ना इस पर पड़ती है और फिर जो है ना वापस चली जाती है, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो विकिरण को रोकने का उपाय ये है कि आप चमकदार सतह जो है ना रख दीजिए, विकिरण रुक जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि पानी गर्म करने के लिए, पानी को जो है ना हीट करने के लिए धातु के बर्तन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो धातु होती है वह ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, हीट उसमें बहुत जल्दी पहुंचता है। मान के चलिए कोई ऐसा जो है ना लोहा में पानी रख दिए, वो लोहा खुद गर्म नहीं हो रहा है, ये पानी को गर्म करेगा? कर ही नहीं पाएगा। तो ये धातु जो होती है वो ऊष्मा की चालक होती है, इसीलिए जो है धातु का ही बर्तन उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि संवहन धारा का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है संवहन धारा का उदाहरण? संवहन धारा, देखिए समुद्री हवा बिल्कुल सही होगा, धूप का रेडिएशन ये विकिरण का एग्जाम्पल है,
बर्फ का पिघलना ये भी विकिरण का एग्जाम्पल, रेडिएशन होगा तभी ना बर्फ पिघलेगा। समुद्री हवाएं जो है वो संवहन धारा का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन ये है कि थर्मस फ्लास्क में, थर्मस जो होता है उसमें उष्मा का स्थानांतरण रोका जाता है। उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो रोका जाता है, कैसे कैसे? चालन से, संवहन से, विकिरण से। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये थर्मस जो फ्लास्क होता है इसमें तीनों प्रकार से रोका जाता है। देखिए सबसे पहले सूर्य का जो रेडिएशन होता है इसके ऊपर पड़ता है, हीट पड़ा है, इसके बाहर की जो परत होती है वो अलग होती है, और अंदर जो है ना वो परत अलग होती है, ठीक है। ये अंदर की परत अलग होती है, बाहर की परत। तो बाहर हमको विकिरण से भी रुक रहा है, तो उष्मा का स्थानांतरण विकिरण से भी रुका जा रहा है। अंदर जो है ना वो स्टील की ये परत होती है, ठीक है। तो यह स्टील की परत, अगर इसमें कोई चीज़ गर्म रहता है तो यह पूरे पार्ट को गर्म करके रखे हुआ है, ठीक है। तो यह चालन से भी हो जाएगी, दोनों चीज हो जाएगा। और संवहन से भी उष्मा का स्थानांतरण रोका जाता है। संवहन का मतलब यह बाहर नहीं जाने दे रहा है, यह इसी में अंदर है, बंद करके रखे हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि हीट इसी में बनी हुई है। तो संवहन से भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का स्थानांतरण चालन से, संवहन से, विकिरण से, तीनों से रोका जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पारा का उपयोग थर्मामीटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि। पारा का उपयोग क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये आसानी से फैलता और सिकुड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ये चमकदार होता है, ये भी सही बात है। ये वाष्पशील नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये वाष्पशील का मतलब वाष्प नहीं बताता, जैसे कि वाष्पशील का मतलब होता है जैसे स्प्राइट पीते हैं, स्प्राइट के अंदर जो ठंडा पानी होता है तो बाहर से क्या करता है, जब हवाएं आती है तो उसे टकरा कर यहाँ पर बूंद बनाती है, वाष्प बनाती है। तो अंदर पानी है तभी तो बन रहा है, तो ये वाष्पशील होता है। लेकिन पारा जो है ना अंदर रहेगा, और पारा किसी शीशा के अंदर रहेगा तो बाहर जो है ना वाष्प नहीं बनेगा, तो वाष्पशील नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन तीनों आंसर सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर, उपयुक्त से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किस सतह पर सबसे अधिक रेडिएशन अवशोषित होता है। देखिए अवशोषित होता है, सबसे ज्यादा गर्मी किस चीज से लगता है? काला सतह जो होगा, ब्लैक कलर का जो सतह होगा उस पर सबसे ज्यादा रेडिएशन अवशोषित होगा, उसमें गर्मी भी बहुत ज्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किस सतह पर सबसे कम विकिरण अवशोषित होता है? सबसे कम, किस सतह पर सबसे कम? तो सबसे कम जो है ना, काला सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। धातु की जो चमकदार सतह होती है, मैंने बताया था कि चमकदार सतह रखिएगा तो सन का रेडिएशन यहाँ से आएगा और फिर इसको क्या करता है, वापस कर देता है। तो ये सबसे कम विकिरण अवशोषित होता है धातु की चमकदार सतह पर। अगला क्वेश्चन ये है कि अधिक पसीना आने पर, ये लास्ट क्वेश्चन है कि अधिक पसीना आने पर शरीर ठंडा क्यों लगता है? देखिए अधिक पसीना आएगा तो शरीर ठंडा इसलिए लगता है, वाष्पीकरण जो होता है उस वाष्पीकरण से ऊष्मा निकलती है, हीट निकलता है। हमारे बॉडी से जो हीट निकलता है वाष्पीकरण के कारण, और उस वाष्पीकरण से ही हमारे बॉडी को फिर ठंडक का एहसास होता है। तो वाष्पीकरण से ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण हमारा बॉडी हमारे पसीना से भी ठंडा महसूस होता है। आपका ये तीसरा और चौथा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। उसका एमसीक्यू जो है ना मैंने करा दिया, सिर्फ एमसीक्यू लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप प्ले लिस्ट में सारे वीडियो बने हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, खुश रहें।